जय हिंद। आज क्लास 12 का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम लोग एक नई सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं जिसमें क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियो मिलते जाएगा और इसे आप एक नोट्स तैयार करके आगे फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो को अगर आप ध्यान से देखिएगा, पूरी तरह से पूरी सब्जेक्ट जो हिस्ट्री का है, आपको हम हिस्ट्री का हर टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर करा देंगे। तो आज शुरुआत करते हैं जो हमारा सेकेंड अध्याय है। पहले अध्याय का वीडियो बन चुका है जो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। आज से शुरुआत होती है सेकेंड चैप्टर का। तो सेकेंड चैप्टर है राजा, किसान एवं नगर। राजा, किसान एवं नगर। इस अध्याय की शुरुआत में एक एक करके बातों को हम लोग समझेंगे। राजा क्या होते हैं, किसान क्या है, नगर क्या है, आखिर इस अध्याय को पढ़ने की हमें हिस्ट्री में आवश्यकता क्यों है, इस बात को पहले जान लेते हैं। उसके बाद इस अध्याय की हम लोग शुरुआत करते हैं। राजा, राजा यानी यहाँ पे राजा का अर्थ यहाँ ये हुआ शासक। जो पहले समय में जो शासक हुआ करते थे, उन शासकों की क्या भूमिका थी, वो कैसे राज्य को संभालते थे, उन्हीं के बारे में इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे राजा के। इसके बाद किसान आएगा। जो वहाँ किसान थे उनकी दैनिक जीवन क्या थी वो आएगा, उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि किसान क्या स्थिति थी, क्या क्या कार्य करते, कैसे करते थे, किसान की पत्नी क्या थी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और आगे आता है नगर। नगर यानी कि जैसे ग्रामीण सभ्यता से धीरे धीरे नगर सभ्यता में बदला, तो उसमें नगर क्या है, उस नगर सभ्यता क्या है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि नगर क्या होता है, उसकी सभ्यताएं कैसे विकसित हुई। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी शुरुआत होती है वो पीछे कालखंड में हम आपको बता चुके हैं 2550 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, या कभी कभी 2900 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, दो कालखंड हमको देखने को मिलता है। और इस कालखंड में हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है। जो ये कालखंड शुरू हुआ इसमें हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है, जो 2550 से 1900 से लेकर 1700 कालखंड को चलता है। और जैसे ही इस कालखंड का शुरुआत हुआ, इसका अंत हुआ, यानी हड़प्पा सभ्यता जो इसका अंत हुआ, इसके अंत होने के पश्चात जो नई आगे कालखंड की शुरुआत हुई वो मानी जाती है 1500 ईस्वी पूर्व से। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक की जो कालखंड मानी जाती है, इसको ऋग वैदिक काल, इसको ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय में ही ऋग्वेद की रचना हुई थी, ऐसा माना जाता है, या इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त हुई है। इस समय में केवल ऋग्वेद इसके बारे में ही जानकारी प्राप्त है। इसके पश्चात 1500 के पश्चात आगे जब चलते हैं तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक ये जो कालखंड मानी जाती है, इसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इसे उत्तर वैदिक कालखंड के नाम से जाना जाता है। और इस समय में अन्य 3 वेदों की रचना हुई, जिसमें से एक है सामवेद, दूसरा अथर्ववेद, दूसरा है अथर्ववेद, और आपका यजुर्वेद। इन 3 वेदों की रचना मानी जाती है, वो मानी जाती है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में इनकी रचना मानी जाती है, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में जो शासक हुआ करते थे वो शासक एक अच्छे प्रवृत्ति के माने जाते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल जो आया, इस काल में जो शासक हुए
ये शासक जो निरंकुशवादी माने जाते थे, उत्तर वैदिक काल के जो शासक हुए ये शासक निरंकुशवादी माने जाते थे। इसके बाद जो कालखंड शुरू हुआ वो 600 ईस्वी पूर्व में, 600 ईस्वी पूर्व में यहाँ से बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसकी शुरुआत होती है और यहाँ से माना जाता है कि धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई। 600 ईस्वी पूर्व से धार्मिक आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है और इसी समय 16 महाजनपद का उदय भी माना जाता है। इसी समय 16 महाजनपदों का उदय भी माना जाता है। यानी कि 600 ईस्वी पूर्व में जो बौद्ध धर्म है, जो जैन धर्म है, इसकी शुरुआत मानी जाती है और इससे आगे 16 महाजनपद है उसकी भी शुरुआत मानी जाती है। और आगे चलकर 300 ईस्वी पूर्व में, शांत रहो बाबू, 300 ईस्वी पूर्व में जो समय है, यहाँ से 300 ईस्वी पूर्व का जो समय है यहाँ से माना जाता है मौर्य वंश की स्थापना का समय। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना का समय 300 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है और यहाँ से हमारा ऋग वैदिक काल की अब आगे चलते हैं तो शुरुआत होती है। यानी 300 ईस्वी पूर्व जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे, वहीं से चीजों को मानी जाती है। तो आते हैं एक बार पुनः हम लोग और देखते हैं ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता देखते हैं। वैदिक जो सभ्यता है इसकी शुरुआत पहले आपको हम बता चुके हैं कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। इस सभ्यता की मूलतः जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इस सभ्यता की मूलतः जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। अगर पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। तो वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और मूल रूप से यहाँ पे जो वैदिक सभ्यता में है ये आर्य लोग आए, आर्य लोग, इनसे ही इनकी हमें जानकारी मिलती है। और यहाँ पे मूल रूप से आर्य लोग सबसे पहले आए और आर्य लोगों से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आर्यों से यहाँ पे आए थे, मूल निवासी आर्य थे। इसके बाद यहाँ जो भाषा बोली जाती थी वो भाषा संस्कृत बोली जाती है। यानी कि वैदिक सभ्यता की भाषा पूछी जाए अगर, तो वैदिक सभ्यता की जो भाषा थी वो संस्कृत बोली जाती थी। और वैदिक सभ्यता यहाँ के बाद अब आगे जो शुरुआत होती है और वहां से शुरुआती में आगे हम लोग जो देखेंगे वो है जनपद। आगे जो शुरुआत दौर हुआ वहां आया जनपद। जनपद को जिला बोला जाता था। जनपद को जिला यानी एक ऐसी छोटी इकाई जहां पे लोग घर बनाकर रहा करते थे उसको जनपद कहा जाता था और इसे जिला के नाम से भी जाना जाता था, जिला कहा जाता था। और इसके बाद आया महाजनपद। महाजनपद, इस महाजनपद को आगे राज्य कहा गया। महाजनपद को आगे राज्य कहा गया। तो इस तरह से धीरे धीरे करके महाजनपद की शुरुआत हुई। अब आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि जो महाजनपद है इसकी विकास कैसे हुई और इसमें से जो 16 महाजनपद है उन 16 महाजनपद के बारे में हम लोग एक एक करके पूरी डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले बार हम अब आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वो बच्चे जो अगर अच्छे से आज के क्लास करना चाहते हैं तो एक बार इस चैनल से जुड़कर जरूर देखिए। जय हिंद।